नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपद काल लगभग 6 सेंचुरी बीसी यानी 600 ईसा पूर्व, अगर आज के संदर्भ में देखें तो आज से 2600 वर्ष पूर्व की कहानी है। यह एक ऐसा समय था जब जो प्रशासनिक इकाई है वो राज्य के स्तर पर दिखने लगा था, यानी राज्य का उद्भव धीरे धीरे होने लगा था। राज्य का उद्भव कैसे होने लगा था? तो कृषि की अधिशेष उपज और इसमें लोहे की भूमिका ने, जो शासक वर्ग थे आपस में लड़ते थे और लड़कर अगल बगल के राज्यों पर अधिकार जमाकर एक बड़े बड़े राज्य की स्थापना किया था। महाजनपद काल में 16 महाजनपद का हमें जिक्र मिलता है और यह काल जो था वह द्वितीय नगरीकरण का काल था, यानी भारत के इतिहास में हमें दूसरी बार नगरों का स्वरूप दिखने लगा था। तो सवाल उठता है कि प्रथम बार नगरों का स्वरूप कब दिखाई पड़ा था? तो इस संबंध में मैंने पहले भी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सैंधव काल के समय में प्रथम नगरीकरण का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, जब पक्के मकान बनते थे, सड़क नली गली सब इतने बेहतरीन ढंग से सजाया हुआ था और नगर नियोजन का विकास इतने अच्छे ढंग से हुआ था कि उसका नगर नियोजन से आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। और आज जो भारत के विभिन्न शहरों में स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से वो प्रेरित है। तो ये द्वितीय नगरीकरण का काल था, सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड का काल था महाजनपद काल। जब सिंधु घाटी के बाद वैदिक लोगों ने, वैदिक आर्यों ने जब ग्रामीण सभ्यता का विकास किया था, ऐसे में ग्रामीण सभ्यता धीरे धीरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर नगरों का स्वरूप हमें दिखाई पड़ने लगा था। और यह नवीन धार्मिक आंदोलन का भी काल था, जब महावीर और गौतम बुद्ध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना किया था और जो भारत में प्रचलित ब्राह्मण धर्म थे उसके कर्मकांडों तथा ईश्वरीय सिद्धांतों का, ईश्वर की सत्ता का इन्होंने जमकर विरोध किया था। और इस काल में राजतंत्र का भी उदय दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ हमें गणतंत्र का भी स्वरूप दिखने लगा था। ये 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी मुख्यतः हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र मिलता है, परंतु इन दोनों जो ग्रंथों में 16 महाजनपद का जो जिक्र किया गया है तो उसमें 6 महाजनपद जो है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से अलग है। इसके अतिरिक्त अगर अष्टाध्यायी की बात करें, जो पाणिनि द्वारा लिखित एक व्याकरण की ग्रंथ है, तो इसमें भी 22 महाजनपद का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमें जिन 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में जो वर्णित है, इसके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये 16 महाजनपद जो मिले थे, जो अवस्थित थे, तो वो कहाँ पर थे? तो ये 16 महाजनपद विशेषकर उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत में अवस्थित थे और दक्षिण भारत में भी 1-2 मिले। इनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र थे। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर भी 2 महाजनपदों का अस्तित्व हमें दिखाई पड़ता है। इसकी विस्तार की बात करें, अफगानिस्तान से बिहार तक था और इसका विस्तार हम हिंदू कुश पर्वत से गोदावरी नदी तक हम देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इनको महाजनपद काल क्यों कहा जाता है? महाजनपद का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ के संदर्भ में यहाँ पर देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ते हैं लगभग आज से 2400 से लेकर 1750 बीसी, यानी आज से 4400 वर्ष पूर्व की कहानी जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और आर्यों का आगमन होता है। ये कब होता है? तो 1500 बीसी के आसपास से यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का आगमन हुआ होगा और आर्यों ने यहाँ पर आकर एक वैदिक संस्कृति की रचना की थी और ये लोग कबीलों में आए थे, खास करके ट्राइबल्स फॉर्म में रहते थे और कबीलाई संस्कृति थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और लड़ते झगड़ते आए थे। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो इस क्षेत्र में, आर्यावर्त क्षेत्र में, जो उत्तर भारत में जो बसते थे मूल निवासी, उनके साथ भी उनका संघर्ष हुआ था, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं। तो ये कबीला जो था तो छोटे छोटे कबीलों में था, जहाँ पर उनके
कुछ सैनिक हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उसी में राजा होते थे, और एक पूरा देश या एक पूरा समाज उसके अंदर बसता था, आपस में ही शादी विवाह करते थे, और कृषि पशुपालन ये सब उनका मुख्य पेशा था। तो ये कबीला, जब लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहा के आविष्कार ने युद्ध की प्रणाली को बदल दिया, और बदलते हुए युद्ध प्रणाली में ये क्या हुआ कि कुछ कबीला जो है काफ़ी मजबूत हो गए, जिन्होंने संसाधनों पर विजय प्राप्त किया, कृषि और लोहा के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो इनके जो है अस्त्र शस्त्र मजबूत हुए, और कुछ कबीला शक्तिशाली हो गए, और आसपास के कबीलों पर युद्ध में विजय प्राप्त करके ये एक बड़ा राज्य की स्थापना किया, जो कहलाया जन। वैदिक काल में भी हम दशराज का युद्ध पढ़ते हैं, जिसमें कि पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो इस तरह से युद्ध में विजय प्राप्त हुए, और इस तरह से जो स्थापना हुआ जन, तो जन का संदर्भ यहाँ राष्ट्र से लगाया जाता था कि एक राष्ट्र है और उसमें कई कबीले रहते थे, और ये अपने अपने कबीले के सरदार होते थे और सभी राष्ट्र के अंदर होते थे। जब और अधिक स्वरूप बढ़ा तो यही स्वरूप जाके जनपद के रूप में ले लिया, जब कई राष्ट्र इसमें सम्माहित हो गए, और आगे चलकर जब इससे भी बड़ा हो गया, बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे, तब इसे कहा गया महाजनपद। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कबीला से लेकर जनपद और महाजनपद का जो विकास हुआ है वो इस प्रकार से हुआ। मान लिया जाए एक कबीला है, तो ये आसपास के कबीलों पर विजय प्राप्त करके जन बनाया, और ये फिर जन जो है कई जन मिलकर फिर जनपद बनाया, और कई जनपद मिलकर महाजनपद बनाया, और इसी तरह का 16 महाजनपद का जिक्र जो है हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम एक लिस्ट बनाएंगे और यह देखेंगे कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित थे, और वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में आते हैं, उनकी राजधानी क्या थी, और इनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्योंकि ये जो टॉपिक है, यहाँ से इसी प्रकार तथ्यात्मक और हाईली फैक्चुअल सवाल वो एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतिहास में यह चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। अगर हम इसको देखें तो कम से कम एक दिवसीय परीक्षाओं में इतिहास से हमारा 1 नंबर श्योर हो सकता है। तो एक लिस्ट हम आगे देखेंगे दूसरे स्लाइड में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 16 महाजनपद था, तो भारत में उसकी स्थिति क्या थी। तो ये देखिए, भारत का मानचित्र हमने पहले से बनाकर रखा है। तो ये भारत का मानचित्र है। इधर अरब सागर है पश्चिम में, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पे श्रीलंका है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान। ये मैंने हिंदू कुश पर्वत बनाया है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि 16 में से जो 14 महाजनपद थे वो भारत में थे, और 2 महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि वे वर्तमान जो भारत है इससे बाहर रहे होंगे। तो उनमें से एक है कंबोज और दूसरा है गंधार। अब कंबोज का जो क्षेत्र है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। हालांकि जो भी साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य के अनुसार से यही कहा जाता है कि ये हिंदू कुश पर्वत के पार अफगानिस्तान में स्थित था। हालांकि इसके अंदर कुछ पाकिस्तान के भी क्षेत्र आते होंगे और कुछ कश्मीर के क्षेत्र भी आते होंगे, परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कश्मीर के रजौरी क्षेत्र, चूंकि इसकी राजधानी थी राजपुर, तो राजपुर का संदर्भ रजौरी से, कश्मीर के रजौरी सेक्टर जो है वहाँ से लगाया गया। तो कश्मीर में ये रहे होंगे, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि ये तिब्बत में भी है। लेकिन इतना तो तय है कि वर्तमान भारत से ये कंबोज जो है बाहर में थे। और अभी जो सर्वमान्य तथ्य है वो यही है कि हिंदू कुश पर्वत के पार जो है कंबोज यानी अफगानिस्तान, जिसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और कश्मीर में भी आता है, यहाँ पर रहे होंगे। दूसरा है गंधार। तो ये गंधार जो है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी से उस पार स्थित है, जो कि उस समय के तत्कालीन भारत के अंदर आते थे। भारत का विस्तार उस समय अफगानिस्तान तक था, तो उस समय भारत के ये अंदर थे, अभी भारत से बाहर है। उसके बाद 14 की यदि बात करें तो सबसे देखिए, इधर हम देखें तो उत्तर में देखें तो ये कुरु है। ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य को छूता है, मेरठ जिला को छूता है, और ये कुरु है। उसके बाद सूरसेन जो कि मथुरा के आसपास है, फिर पांचाल है, फिर कौशल है यहाँ पे, फिर वत्स है, फिर ये मल्ल है, और ये कांसी है, और इधर एक चेदी है। तो ये कुल मिला के अगर हम
इस तरह से बनाए तो इतना जो ये 7 महाजनपद हैं, ये 7 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश में आते हैं, और जबकि कुरु का भी कुछ हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। हालांकि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ये जो है दिल्ली और हरियाणा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेरठ जिले में भी उसका कुछ भाग आता था। तो इस तरह से 7 से लेकर 8 ऐसे महाजनपद थे जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में आते थे। इसके अतिरिक्त अगर बिहार की बात करें तो हमेशा एग्जाम में यह पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से बिहार में कौन सा आता है। तो बिहार में आपका 3 है, बज्जी, मगध और अंग, जिनमें से मगध साम्राज्य का बाद में उत्कर्ष हुआ। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसके उत्कर्ष के कारण क्या थे और किन किन शासकों ने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष तक पहुंचाया, तो उस संबंध में हम पढ़ेंगे। तो ये मगध साम्राज्य का इतना उत्कर्ष हुआ कि लगभग इन्होंने कुछ समय में जाकर, शुरुआत हरियंक वंश से हुआ था, बिंबिसार, अजातशत्रु से लेकर, और बाद में जो मगध के कई शासकों, कालाशोक, महापद्म नंद से लेकर जब अशोक का काल था, तो पूरे 16 महाजनपद का जो क्षेत्र था, और इसके बाहर भी इवन कि पूरा दक्षिण भारत वो जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो एक तरह से ये कहा जाए कि ये जो 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें दिखाई पड़ता है, वो बाद में सारे मगध के अंदर समाहित हो गए। और शुरुआत जो मगध ने किया था वो अंग को जीत कर किया था। इसके अतिरिक्त देखें तो एक मत्स्य है, इसकी राजधानी विराटनगर थी जो कि राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा है अवंती जो कि मालवा क्षेत्र में पड़ता है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो ये अवंती, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक, ये अस्मक जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र में पाया गया था। तो इस तरह से अब हम इसके संबंध में यह देखेंगे कि ये 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, और इसके संबंध में जो मुख्य बिंदु है वो कौन से हैं, और वर्तमान में ये भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ के किन किन जिलों में इनका क्षेत्र पड़ता था, इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये 16 महाजनपदों की सूची इस प्रकार से है। इस लिस्ट के अनुसार से अगर देखा जाए तो बिहार में 3 महाजनपद हैं, उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और दक्षिण भारत में 1-1 महाजनपद, और 2 महाजनपद जो कि भारत से बाहर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। तो इन 16 महाजनपदों की सूची और इसका विस्तृत विवरण जो है वह इस चार्ट में दिया गया है, जिसकी मदद से आप परीक्षाओं में सही उत्तर दे पाएंगे। एक दिवसीय परीक्षाओं में जो तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसमें जिस प्रकार से बिल्कुल सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है, तो वह इस चार्ट की मदद से आप दे सकते हैं। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो 3 महाजनपद थे उनमें सबसे पहले अंग, और ये अंग जो है अंग प्रदेश, इसकी राजधानी थी चंपानगरी, जो कि वर्तमान में सुल्तानगंज के आसपास पड़ता है। यानी चंपानगरी की पहचान जो है वो सुल्तानगंज के रूप में की गई है, और इनका जो क्षेत्र होता था अंग प्रदेश का, वो भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था। दूसरा जो है मगध है, ये मगध का बाद में उत्कर्ष हुआ और पूरे देश में सिर्फ मगध साम्राज्य ही रह गया, और सारे जितने महाजनपद है 16 का तो जिक्र मिलता है, हो सकता है कि इससे भी अधिक रहे होंगे, जैसा कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जो वर्णन है भगवती सूत्र में कुछ अलग है, अष्टाध्यायी में पाणिनि ने 22 महाजनपद का जिक्र किया है, तो और भी रहे होंगे, लेकिन जिसकी जानकारी हमें मिलती है स्रोत से, तो उसमें से 16 महाजनपद में से केवल मगध ही रह गया था। क्योंकि मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध ने सारे महाजनपदों को जीत लिया। शुरुआत इन्होंने अंग से किया था, सबसे पहले अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को मिला लिया, और उसके बाद इसका बज्जी संघ से यानी वैशाली से लंबे समय तक युद्ध चला था, और इस युद्ध में भी मगध साम्राज्य को ही विजय प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और जिसकी राजधानी गिरिव्रज, जिसको कि बाद में राजगिरह कहा गया, और ये राजगिरह आजकल बिहार में राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार नालंदा जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो मगध की और भी 2 राजधानियां रही हैं, और कालांतर में राजगिरह से उदयन ने इसकी राजधानी, मगध की राजधानी स्थानांतरित करते हुए पाटलिपुत्रा को बसाया, और फिर कुछ समय के लिए कालाशोक के समय में ये वैशाली भी इसकी राजधानी रही थी।
तो इसका जो क्षेत्र था वो पटना और गया क्षेत्र था। हालांकि बाद में इसका विस्तार हुआ और वैशाली को भी जीत लिया और बाद में धीरे धीरे कोसल को भी जीत लिया, मल्ल, पंचाल, ये सब को भी जीत लिया। तो अब उत्तर प्रदेश में चलते हैं। तो ये आपका 1, 2, 3 हो गया उत्तर प्रदेश। ये चौथा महाजनपद काशी लेते हैं और काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी और इसका क्षेत्र भी जो है वाराणसी के जो आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो था। उसके बाद की अगर बात करें तो 5वें नंबर में वत्स है। तो ये वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी कहाँ पड़ता है तो आधुनिक प्रयागराज, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद शहर का नाम हाल फिलहाल में ही बदल दिया गया प्रयागराज, चूँकि पुराना नाम भी इसका प्रयाग ही था। तो प्रयाग के स्थान पर मध्यकाल में इसका नाम इलाहाबाद हो गया था और इस इलाहाबाद को पुनः जो है प्रयागराज कर दिया गया। तो ये इसका क्षेत्र है। उसके बाद 6ठे में आ जाइए कोसल। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती और यह जो क्षेत्र था वो अयोध्या जिला, पहले फैजाबाद जिला हुआ करता था, अब जिला का नाम बदल के अयोध्या कर दिया। हालांकि इसका मुख्यालय जो है वो फैजाबाद में ही है। तो ये कोसल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत, इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। उसके बाद अब देखिए मल्ल। तो मल्ल इसकी राजधानी कुशावती है और कुशावती पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। उसके अलावे आप देखिए पांचाल। तो पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है जो कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। उसके बाद चेदी। तो चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती है जो कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है, झांसी का जो क्षेत्र है, जिसे कि बुंदेलखंड भी कहा जाता है, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो चेदी के अंतर्गत था जिसकी राजधानी शक्तिमती था। उसके बाद ये 9वां हो गया। 10वां में आ जाइए सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा और इसका क्षेत्र भी मथुरा एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र था तो वहां पर था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कुल मिला के यहाँ पे 7 उत्तर प्रदेश में है, 3 बिहार में और एक और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आना चाहिए कुरु जो है, परंतु इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो दिल्ली और हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो अगर इसको भी मिला दे, क्योंकि ये कुरु का कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी आता है, तो इसमें +1 हो जाएगा और बराबर 8। इस तरह से 8 ऐसे महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। तो इसको हालांकि हम दिल्ली और हरियाणा के अंतर्गत रखेंगे कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसका क्षेत्र भी दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के आसपास का था। उसके बाद मध्य प्रदेश, ये हो गया 11वां, ये 12वां। मध्य प्रदेश में एक है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती। कालांतर में अवंती 2 भाग में बंट गया था। तो ये उत्तरी जो भाग था अवंती का उत्तरी भाग, उसकी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग का था महिष्मती। तो ये जो क्षेत्र था मालवा का पठार है, तो उसी क्षेत्र का, उसी मालवा का ही जो क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश के अवंती जो महाजनपद थे उसके अंतर्गत आते थे। फिर 13 में आ जाइए मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद कहाँ थे तो ये राजस्थान में थे और इसकी राजधानी थी विराटनगर और यह जो क्षेत्र आता था राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले के अंतर्गत आता था। उसके बाद आ जाइए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत ये गोदावरी नदी का क्षेत्र है। गोदावरी नदी का क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो एक तरह से इसको कह सकते हैं 14वां महाजनपद असमक, इसकी राजधानी थी पोटली या पोटन, और यह जो क्षेत्र है गोदावरी और नर्मदा के बीच का है। यानी यह क्षेत्र जो है गोदावरी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग आ सकता है और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत था। यानी दक्षिण भारत का यह एकमात्र, सवाल पूछा जाता है एक दिवसीय परीक्षाओं में, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में, कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद कौन था, तो उसमें हो जाएगा असमक जिसकी राजधानी पोटली या पोटन था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जो है वो महाजनपद था। उसके बाद ये 14 महाजनपद अभी वर्तमान भारत में हैं और 2 महाजनपद तत्कालीन भारत के अंदर था, परंतु बाद में देश का विभाजन हो जाने के कारण अभी जो है ये भारत से बाहर हैं। तो उसमें से क्या है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 ऐसे महाजनपद हैं, गांधार और कम्बोज, जो कि भारत से बाहर हैं
और ये 15वां और ये 16वां है। ठीक है, तो गांधार पाकिस्तान में है जिसकी राजधानी तक्षशिला। हालांकि इसका कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में भी पड़ता है। इस मुद्दे पर भी विवाद है, चूंकि गांधार को यहाँ पर कांधार से अर्थ लगाया गया और कंधार अफगानिस्तान में है, तो इसलिए यह कहा जाता है कि ये हो सकता है अफगानिस्तान में। लेकिन ये भी हो सकता है कि गांधार का कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में हो, कुछ पाकिस्तान में हो। तो इसका अभी वर्तमान में जो क्षेत्र है वो रावलपिंडी और पेशावर माना गया है। हालांकि इस संदर्भ में विवाद है। अब है कि एक है कम्बोज, तो कम्बोज के संदर्भ में भी विवाद है। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत के उस पार, जो उस समय अफगानिस्तान का वह क्षेत्र भारत के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, भारत के अंतर्गत ही उसे माना जाता था, तो वहाँ पर है। अभी वर्तमान में भारत से बाहर है और इसकी राजधानी राजपुर है। हालांकि इस संदर्भ में विद्वानों का यह मत है कि राजपुर चूंकि कश्मीर के रजौरी क्षेत्र से इसका नाम मिलता जुलता है, इसलिए यह अफगानिस्तान में नहीं होके कश्मीर में होना चाहिए। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि यह तिब्बत के पामीर का जो पठार है, तो वहाँ इसकी स्थिति होना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो, परंतु इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो भारत से बाहर था। इसकी राजधानी एक हाटक भी कहा जाता है, राजपुर या हाटक, और ये हिंदू कुश पर्वत पार, पामीर का पठार या कश्मीर में हो सकता है। परंतु जो सर्वमान्य मत है वो है कि कम्बोज जो है वो हिंदू कुश पर्वत के उस पार अफगानिस्तान में ये जनपद था। तो इस तरह से 16 महाजनपद किन किन राज्यों में पड़ता है, उसकी राजधानी क्या थी और वो जो किस क्षेत्र तक इसका विस्तार है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अब है क्या कि सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं है। और अगर ये आप 3 जान रहे हैं तो आसानी से उत्तर को फाइंड आउट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के भी संबंध में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है, या फिर किसी क्षेत्र विशेष को लेकर पूछा जा सकता है प्रश्न। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से महाजनपद भारत से बाहर थे, तो ये दोनों भारत से बाहर थे। उसके बाद दिल्ली के आसपास कौन सा था, तो ये कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। तो इस चार्ट को अगर आप पूरी तरह से रटना नहीं है, अगर इस चार्ट को पूरी तरह से आप ध्यान में ले आते हैं, अपने मन मस्तिष्क में इसको जो है थोड़ा सा बिठा लेते हैं, थोड़ा सा इसका जो ग्राफ है, जो फिगर है, आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है तो कभी यहाँ से गलती नहीं होगा। आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, बीपीएससी के दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, जो भी परीक्षा दे रहा हो, और यहाँ से जो सवाल आएगा कभी गलती नहीं होगा। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज के क्लास से आप लोगों को काफ़ी फायदा हुआ होगा। अगले क्लास में हम मगध का उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।